हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए अगली क्लास मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे वित्त के बारे में। ऊपर डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वित्त। आप सभी को वित्त के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होगी, बट हमें फिर से शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो एक ड्रॉ कर लेते हैं वित्त। यदि मेरा अच्छे से ना भी बने तो भी आप अपने में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने वित्त ड्रॉ कर लिया है। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं वित्त के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं वित्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हम पहले इसके फॉर्मूला देखेंगे। वित्त का क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे हमेशा की तरह, फिर बाकी देखेंगे। वित्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था, परिधि मतलब ये जो बॉर्डर होता है इसको परिधि कहते हैं। और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? ये जो अंदर, जहाँ पे समझो एक खेत है, मान लो वृत्ताकार खेत है, तो जहाँ पे आप धान बोते हैं वो क्षेत्रफल कहलाता है। और जो उस धान की सेफ्टी के लिए चारों ओर जो बाड़ा लगाते हैं, मतलब तार का इस तरह से लंबे लंबे खड़े खड़े जो तार का लगाते हैं बाड़ा, वो परिधि कहलाती है। तो वित्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वित्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है वित्त की परिधि। परिधि या परिमाप, ठीक है। कभी कभी ऐसा बोलता है ना कि वित्त के मतलब वृत्ताकार फॉर्म में घूम रहा है, तो वृत्ताकार फॉर्म में घूम रहा है कहने का मतलब वो परिधि की बात कर रहा है। तो परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इन दोनों पॉइंट को मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है। जो वृत्त के दोनों छोर को मिला रहा है इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। मान लीजिए ये क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है? इसके मध्य बिंदु से ये जो हाफ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या, मतलब आर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आर क्या है समझ में आ गया? ये त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। और व्यास क्या है? ये कैपिटल आर, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास, ठीक है। क्या इतना सबको समझ में आ गया है? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, यदि मैं तीसरा पॉइंट बोलूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा? आपको पता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा। अब अर्धवृत्त की परिधि बोलेगा, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। हमको केवल फॉर्मूला पढ़ना है, इसको प्रूफ करना हमने ऑलरेडी 9th-10th क्लास में कर चुके हैं, इसकी अभी यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर अर्धवृत्त की परिधि बोलेगा तो आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब अर्धवृत्त की परिधि बोलता है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि मतलब क्या हुआ? आधा वृत्त की बात कर रहा है। तो आधा वृत्त की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। 2 आर, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया, ठीक है। जो 2 पाई आर था वहाँ से क्या निकल कर आ गया? पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। ये निकल कर आ गया। अब हम ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन करते हैं और समझेंगे आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप के आते हैं और आगे क्या फॉर्मूला है वो हम देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं, तो चलते हैं हम वित्त से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है। इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूरे वही है जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप किसी के भी स्टेट को, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। आते क्वेश्चन यही से ही है, ठीक है। इसके बाद में देख लो क्या है क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, क्या बोलते हैं, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यास को दुगना किया गया, तो सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेरे से अगर वृत्त अच्छे से ना ड्रॉ हो तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास को दुगना किया गया है, व्यास को दुगना किया गया कहने का मतलब पहले हमने क्या बताया था, व्यास कितना है मेरा, यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा व्यास कितना है, कैपिटल आर है, मान लीजिए कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, मतलब जो व्यास न्यू है, न्यू के लिए मैंने n यहाँ पे लिख दिया, वो कितना है 2r है। इसके लिए मेरी त्रिज्या कितनी थी, इसके लिए मेरी त्रिज्या हो गई थी r हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिज्या मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या मेरी हो जाएगी 2r, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि व्यास मेरी पहले क्या थी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्यास को अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्यास मेरा r और इस r में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 कर लीजिए और इसका क्या करेंगे सिंगल r, फिर यहाँ पे दुगना के लिए 2 का दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमको पता है कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको एरिया बोलते हैं, तो मैंने इसको ए ले लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या माना था, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ओल्ड है, पुराना है, तो मैंने ओ लिख लिया, ठीक है। अब मेरा न्यू क्या हो जाएगा, नया। अब मुझे देखो ओल्ड और न्यू के बीच में रिलेशन बताना है, क्योंकि बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब नया क्षेत्रफल कितना होगा पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा, पुराना क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल, तभी तो बताओगे आप, ठीक है। नया क्षेत्रफल मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी पाई आर, आर की जगह मेरा क्या है 2r है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2r स्क्वायर, ठीक है। और पुराना क्षेत्रफल मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो नया के लिए मैंने n कर दिया, ठीक है। और पुराना क्षेत्रफल को मैंने क्या लिखा है, a0, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे कितना है r स्क्वायर, ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब नया क्षेत्रफल कितना होगा, तो n इज टू कितना हो जाएगा 4a ओ मतलब ओल्ड, ठीक है। तो मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। है क्या ऑप्शन में, देख लीजिए। तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। या तो इस रिलेशन फॉर्म में पूछे तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे गुना के फॉर्म में पूछे तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, क्या बोलता है, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि कितना है, 506 मीटर है, मतलब ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी परिधि की बात कर रहा है, मतलब जो चारों ओर बाड़ा लगाते हैं, मतलब ये 2 पाई आर, ये कितना बताया है 506 है, ये कह रहा है, ठीक है। फिर बोलता है 14 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे समतल करने की लागत कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि कितनी है, परिधि 506 मीटर है, तो 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये भी याद रखना 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, समतल करने की लागत कितनी होगी ये पूछ रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे भी कर लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 0 और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 253 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कह रहा है। कहने का मतलब मुझे पहले ये क्षेत्रफल निकालना होगा। इस क्षेत्रफल की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, मतलब 1 यूनिट पर खर्चा कितना आ रहा है, 14 रुपये। तो पूरे पर कितना खर्चा आएगा, पूरे पर खर्चा कितना आएगा यही पूछ रहा है। मैं फिर से बोल देती हूँ, परिधि की वैल्यू दी थी, इससे हमने R निकाल लिया, बॉर्डर दिया था। अब बोलता है कि ये जो पूरा जो क्षेत्रफल है इसकी 1 यूनिट पर खर्चा कितना है, ये बोल रहा है ना रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर की लागत कितना है, 14 रुपये। तो बोलता है पूरे की समतल करने में लागत कितनी होगी, तो पूरे को समतल करना मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हमको पता है एरिया इज वृत्त की एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो R की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, पाई हो गया। R मेरी कितनी दिया हुआ है, 253 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 253 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये मेरी एरिया निकल कर आ गई। अब मुझे 1 की लागत दिया है, तो पूरे एरिया पर समतल करने की लागत कितनी है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253, पाई की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इनटू कितना हो जाएगा 253, ठीक है, इनटू मेरा कितना हो जाएगा 14 रुपये की लागत है, तो 14 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इसमें किसी को भी डाउट है, मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा कटिंग फटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कटेगा, जैसे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है, होगा इतना, है ना। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कटेगा क्या, यहाँ पे कट सकता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचेगा कितना 3, 11 तिया 33, ठीक है, और साथ ही 49। तो मेरा यहाँ पे देख लो कितना आया है, 23 आया है, और ये साथ ही 49 मतलब 49 आया है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 तिया कितना हो गया, 27 का 7 हो गया, बचा कितना 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले ये मल्टीप्लाई किया, तो 9 तिया 27 का 7, बचा कितना 2, वो आगे वाले मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगा। फिर मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18 और 4 तिया 12। मैंने 2 डिजिट का कैसे शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये मैं अपने शॉर्ट वीडियो में बताई हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 8 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, बचेगा कितना 1 को जोड़ दीजिए, 1 2 और बचा हुआ 1 करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसमें से 2 यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा कितना 3, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 2 10 और 11, तो कितना आ जाएगा 1127 आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, 253 से करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। कितना है मेरा 1 है, ये तो मेरा रफ वर्क था, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मेरा कितना है यहाँ पे 1127, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरा 253। इसका भी शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है, ये मेरा पूरा रफ कार्य है इसलिए मैंने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, मैंने इसका भी शॉर्ट वीडियो बताया है, आप जा कर के देख सकते हैं कि 4 डिजिट और 3 डिजिट का शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बचेगा कितना, मैं यहाँ पे जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बचेगा कितना 2। ठीक है, 7 तिया कितना हो गया 21 का 1 आ गया, बचा मेरा कितना 2। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 5 सत्ते कितना हो गया 35, ठीक है, 35 आ गया। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 और 2 कितना हो गया 13 का 3, हासिल लाई 1 4, तो यहाँ पे 3 बचा कितना है मेरा 4। ठीक है, क्या ये समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में, तो 3 एकम 3, ठीक है, और
सात एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले 3 एकम 3 किया, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 किया, ठीक है, और बचा मेरा कितना 4, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। 4 4 8, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल लाई 1, तो कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, बचा मेरा कितना है 3, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे हटा देंगे, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 डिजिट वाला। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, बचा कितना था 3। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और 1 10 और 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 13, 2 कितना हो जाएगा 15 का 5, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, बचा कितना है मेरा 1, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख लो, 5 एकम 5 और यहाँ पे कर देती हूँ 5 एकम 5, 2 एकम 2, ठीक है, बचा कितना 1, 5 6 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 2 8 5 1 3 1। मैं भले यहाँ पे बताई हूँ, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कि कितना लागत आएगा, इतना रुपए की क्या आएगी मेरे को, मुझे क्या होगा कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, देख लीजिए, ठीक है। मैं एक तरीका और बताती हूँ इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 8 5 1 3 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो हम इतना सारा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पूरी मल्टीप्लिकेशन की। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही थी तो मैंने देखा कि जब मैंने यहाँ पे, मैं अब सीधे यहाँ पे बताती हूँ, जब मैंने पहला मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, लास्ट डिजिट 1 आया, तो सभी में है तो सारे मेरे आंसर हो गए, ठीक है। दूसरा मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 3 देखो इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन से डिलीट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में 3 ऑप्शन है। तीसरा मल्टीप्लाई किया तो मेरा फिर क्या आया 1 आया। तो अब देख सकते हो इसमें तीसरा डिजिट 5 है और इसमें 8 है, केवल इसमें ए है 1 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पूरा पूरा भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने माइंड से भी आंसर लगा सकते हो सकता, इससे टाइम भी बचत होता है। ऐसा करना पड़ता है, जिनके भी नंबर ज़्यादा आते हैं मैथ सेक्शन में वो यही करते हैं, ठीक है। पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप पीछे से जैसे जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑप्शन से चेक करते हुए चलिए। यदि आपका आंसर किसी एक में आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा है तो उसे क्रॉस कर दिए, हो सकता है आगे आपका मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाए, लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ होते हैं वो गलत नहीं होंगे, तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, लागत आ गई, ठीक है, ये आपकी लागत आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने आगे थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है, ये जो चतुरांश दिया हुआ है, ठीक है, इसी का ही हम पढ़ेंगे थोड़े से इसके बारे में, चतुरांश और त्रिज्याखंड के बारे में। मतलब कहने का मतलब जो एक वृत्त होता है, एक वृत्त होता है उसका एक हिस्सा जो होता है, जैसे कि ये क्या कहलाता है, चतुरांश, ठीक है। तो इसके बारे में दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर ये पूछा जाए, यदि पूछा जाए वृत्त के, पहला पॉइंट, वृत्त के चतुरांश, चतुरांश का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने ये पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, लेकिन चतुरांश मतलब उसके एक हिस्से का बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कैसे होगा, आपको मालूम है कैसे होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का बोलता है 90 डिग्री का, और ये पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। ये पूरा एंगल कितना होता है 360 का होता है, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 1/4, तो इसका चतुरांश का हिस्सा किसका आ गया। ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। वैसे ही अगर आधा बोलता है, आधा का बोल रहा है तो आधा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2, जो ऑलरेडी हमने देख चुका है अर्धवृत्त में, ठीक है, तो ये वहीं से आ रहा है, ठीक है।
और अगर बोलेगा, दूसरा बोलेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्या बोलेगा, परिधि। और आपने वृत्त की परिधि कितना पढ़ा है, 2 पाई r पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मतलब ये जो बाड़ा लगा होता है वो कितना है, 2 पाई r पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद में अर्धवृत्त का मैंने क्या बताया, अर्धवृत्त मतलब इस आधे के लिए मैंने क्या बताया, पाई r प्लस 2r बताया। तो अब किसका बोल रहा है, इसका 1 क्वार्टर का बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई r 2 प्लस 2r, याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगला मेरा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड मतलब क्या हो गया, मान लो ये मेरा वृत्त है, ये मेरा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाप काट कर के जो आप एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने थीटा एंगल बनाया और ये यहाँ से यहाँ पॉइंट तक के मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया। तो ये जो आपने त्रिज्या और ये जो है ना, यहाँ से ये आपका आर कहलाया और ये जो लंबाई है उसको मैंने मान लिया एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, चाप काट करके ये आपने क्या किया, एक त्रिज्याखंड खींच लिया है, ठीक है। कुछ अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये त्रिज्याखंड आपने खींच लिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको पूछता है, पहला आपको पूछता है कि चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी, चाप ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, मतलब L की वैल्यू पूछ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपको पता है पूरे वृत्त की पूरा वृत्त कितने एंगल का होता है, ये होता है 360 एंगल का होता है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, 360 जो पूरे वृत्त का क्या है, आपका पूरे वृत्त का क्या है, आपका एंगल है, कितना है, 360। उसमें से केवल इस वाले हिस्से को पूछ रहा है, इस वाले हिस्से को पूछ रहा है। और पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, लेकिन 2 पाई r नहीं, उसमें से किसको पूछ रहा है, ये थीटा एंगल को। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं, मुझे फॉर्मूला याद रखना। तो मैं फॉर्मूला को कैसे ध्यान रखूँ, ये मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला को ध्यान रखने का ट्रिक बता रही हूँ। वहाँ पे हो सकता है आपको याद ना आए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा कितना होता है, 360 का एंगल होता है। उसमें से केवल आपको इस लंबाई को पूछा है, मतलब परिधि की लंबाई के ऊपर। देखो ये पूरा परिधि होता है, तो परिधि में वो L लंबाई को पूछ रहा है, मतलब 2 पाई r। और इस लंबाई के लिए क्या होगा, आपको ये थीटा निकालना होगा, तो थीटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अगर यहाँ पे दूसरा आपको पूछता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि ये पूछता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब भी मैंने आपको बताया क्या होता है, आपको क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, पाई r स्क्वायर, पता है कि नहीं पता, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरे वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें त्रिज्याखंड मतलब जो एक चाप काटा है उसका क्षेत्रफल, तो वो कितना निकल कर आया, थीटा, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको याद रखने की ज़रूरत है क्या, मैंने तो यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे ये निकल कर आता है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, याद रखने की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ एक तरीका और होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है 1/2 LR, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं आगे अपना। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी चाप की लंबाई कितनी दी हुई, 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कोई भी त्रिज्याखंड, मान लीजिए पॉइंट O है और यहाँ पे चाप काटा गया है जिसकी ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इन दोनों पॉइंट को मान लिया। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 22 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के।
और बोलता है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। और हमको क्या बोल रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और हमने पढ़ा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल A = कितना होता है, तो यहाँ पे πr² कितने डिग्री का एंगल बनाता है वृत्त, 360 डिग्री का। उसमें हमको थीटा निकालना है और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 दी हुई है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास में तो r अननोन है क्या, r की वैल्यू पता है क्या, नहीं, लेकिन मुझे l की वैल्यू पता है और थीटा और मुझे 360 की वैल्यू भी पता है। थीटा मेरा 60 दिया हुआ है, 360 तो मुझे मालूम है, बट मुझे r नहीं पता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे a भी अननोन है और r भी अननोन है तो दो अननोन तो हो नहीं सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई वाली फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चाप की लंबाई ठीक है, मतलब L = कितना होता है, अभी मैंने बताया है 2πr थीटा अपॉन 360। इसको याद रखने का तरीका भी क्या बताया, ये L कहाँ पे है, परिधि पर है। ठीक है, और ये कितना, और परिधि ये पूरा क्या है, परिधि है। और हमको पता है त्रिभुज का एंगल कितना होता है, 360। तो परिधि निकालेंगे तो परिधि का क्षेत्र कितना होता है, फॉर्मूला 2πr होता है कि नहीं। तो L = 2πr, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 360। कैसे हुआ अभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहीं पे लिख लेती हूँ, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22। ठीक है, 2πr थीटा = 60 डिग्री और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 36, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पाई की भी मान रख लीजिए, यहाँ पे आ गया 11 और पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे क्या है, r, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आई, r = कितना निकल कर आ गया, 21। ठीक है, सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट है क्या, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने केवल मल्टीप्लाई किया है, कैसे किया है, 7 तिया 21, जो बचा हुआ था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में रख लेती हूँ जो मुझे पूछ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए A = कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है, अगर नहीं दिया हो तो पाई = 22/7 होता है। तो यहाँ पे 22 हो गया। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r² की वैल्यू मेरी 21 निकल कर आई, तो यहाँ पे 21 हो गया, इंटू हो गया 21 हो गया। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, इंटू कितना हो गया, 360। ठीक है, देख लेते हैं सही से पुट किया है, थीटा की वैल्यू 60 और पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना आया है, 21 इंटू 21 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 से 3 भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है, 21 और 11 का। चाहे तो हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर जो हमने 2 डिजिट का शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन देखा है वो कर सकते हैं। 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 2 और यहाँ पे 1 एकम 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 एकम 2 तो कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो देख लेते क्या ये आंसर में है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये पहले मैंने इस तरह से किया था। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ था पर मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं है क्या मेरा आंसर में है 231 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए। आप लोग जो भी वीडियोज़ देखते हैं एटलीस्ट एक लाइक कर दिया करिए। ठीक है, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं अपने वीडियोस लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।